सिंपल हार्मोनिक मोशन लेक्चर 2 जो है हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए एसएचएम टफ टॉपिक है जेई के लिए, नीट के लिए, लेकिन एक लेवल तक मेंस में या नीट के इनिशियल लेवल में जितने क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बेसिक फार्मूला अगर आपको आते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। और बेसिक फार्मूला के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए, है ना। जैसे अपन ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाते हैं, है ना, और फिर रिटर्न होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेकर उसको डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन आता है, और फिर अगर हम रिटर्न होते हैं तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते तो वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते तो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। तो यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसको दिमाग में बिठा लेना है ना। और इनके दो टाइप हैं, एक तो टाइम डिपेंडेंट और दूसरा पोजीशन डिपेंडेंट। तो ये दोनों अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिए तो आपका काम क्या होगा, ईजी हो जाएगा, एक इसेंशियल लेवल हो जाएगा, यानी कि इस पर भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है क्वेश्चंस की। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको मैंने पिछली बार सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फर्स्ट लेक्चर कराया था, अब उसके बाद में हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन सेकंड लेक्चर शुरू होता है, लेकिन इसमें मैं आपको फिर वापस से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को रिवाइज करवा देता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, a साइन ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dx बाई डी टी, दैट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लेंगे बेटा, a कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। इसके अलावा एक और फार्मूला आता है, वो क्या आता है, a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा, और इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी, दैट मीन्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब पिछली बार मैंने इसको y की टर्म्स में लिया था, अब की बार x की टर्म्स में लिया है। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना, या ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट टाइम आपको दिखाई थी डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, और इस पर मैंने आपको 5-6 क्वेश्चंस दिए थे कि कौन सी इक्वेशन एसएचएम को डिनोट करती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करिए, और उसके बाद में अगर डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 आता है तो वो एसएचएम को डिनोट करता है, अदरवाइज नहीं। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर फोर्स, तो जो बॉडी एसएचएम करती है ये उसकी एक मीन पोजीशन है x इक्वल टू 0, ये उसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन है x इक्वल टू x, ये उसका एम्पलीट्यूड है a एंड माइनस a। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी माइनस a टू a ऑसिलेशंस कर रही है। इसमें बॉडी की इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, तो इस समय इस पे लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके कारण बॉडी क्या होती है, अपनी इनिशियल पोजीशन पर आती है। एसएचएम करने के लिए 2 चीज़ें होना चाहिए, एक इनर्शिया और दूसरा रिस्टोरिंग फोर्स। आया समझ में, एक इनर्शिया और दूसरी इलास्टिसिटी। इन टर्म्स ऑफ अदर लैंग्वेज बोले तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी, या रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। और रिस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के, इसीलिए ये क्या है, एसएचएम। तो एसएचएम की डेफिनेशन हमने कहाँ से दी थी, यहाँ से दी थी कि इट इज़ द motion about a mean position in which restoring force is proportional to displacement and restoring force directed towards the mean position। तो ये वाली हमने डेफिनेशन दी थी।
तो ये हुआ लास्ट टाइम के लिए जो मैंने बताया था उसके मेन कंसेप्ट्स, मेन क्वेश्चंस, ठीक है। अब उसके बाद में इससे रिलेटेड मैंने आपको 5-6 क्वेश्चंस लास्ट टाइम दिए थे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चंस और बना देता हूँ, थोड़ा साथ साथ में लिखिएगा तो टाइम सेव होगा आपका, ठीक है। थोड़ा साथ साथ में लिखिएगा तो टाइम सेव होगा। वो सभी होगा, अभी पूरा आ जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पर मैं एक समरी जो बनाऊंगा ना इसके बाद में, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्वेश्चन लिख सकते हैं हम, फाइंड वेलोसिटी ऑफ एन पार्टिकल performing SHM, है ना, with amplitude A and angular frequency omega, है ना। Find velocity of an particle performing simple harmonic motion with amplitude A and frequency omega at position x is equal to a by 2, x is equal to a by 2 पर उसकी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या दी है, ओमेगा और ए दिया है, तो क्वेश्चन में ही आंसर होता है। आप यहाँ पे सोचिए कि किस तरह से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूँ, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी इन SHM इज v0 एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज a0, देन फाइंड amplitude of vibration, then find amplitude of vibration। तो ये दोनों के लिए आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा, आप सॉल्व करिए, नहीं तो मैं बताता हूँ, ठीक है। यस, फाइंड वेलोसिटी ऑफ एन पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM विथ एम्पलीट्यूड A एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एट पोजीशन x इज इक्वल टू a by 2। वेलोसिटी एट एनी पोजीशन निकालना है, तो हमें क्या प्रीफर करना पड़ेगा, फॉर्मूला फर्स्ट के लिए v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर आपको x इज इक्वल टू a by 2 रख देना है ना। तो v इज इक्वल टू वी एट x इज इक्वल टू a by 2, ये तो बहुत ही ईजी रहा यार। ओमेगा अंडर रूट ऑफ बोलो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, यानी कितना आया, √3 ओमेगा ए बाय 2। तो अगर पार्टिकल x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a by 2 पर आता है तो उसकी वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी का √3/2 टाइम्स होती, ठीक है। तो ये थोड़े से इस तरह की चीज़ें अगर दिमाग में फीड करोगे ना तो एग्ज़ाम में क्लिक जल्दी होगा, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे ये पोजीशन पर अपन ने वेलोसिटी निकाली, इस पोजीशन पर एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का कितना होगा, हाफ होगा। वेलोसिटी बेटा √3/2 टाइम्स होगी मैक्सिमम वेलोसिटी, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मैक्सिमम वेलोसिटी इज v0 और मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज a0, देन फाइंड द एम्पलीट्यूड। ये भी है ना एलिमिनेशन वाली मेथड से हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसके मैग्नीट्यूड को मत जाइए, माइनस के बजाय ओमेगा स्क्वायर ए। अब तुम्हें यहाँ पर एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक है। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बेटर तरीका क्या है, ओमेगा को एलिमिनेट कर दो, है ना। आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ
वी नॉट एंड ए नॉट, तो ए नॉट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, वी नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए से ए निपट गया, और ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन ए नॉट, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके थोड़े से डिफरेंट होंगे, इससे अच्छे लेवल के होंगे। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, है ना। अब उसके बाद में हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूं। A man of mass 75 kg is standing on a horizontal platform. ठीक है, a man of mass 75 kg is standing on a horizontal platform, ठीक है, like this. That platform is performing SHM, ठीक है, along y direction, है ना, and equation of motion of platform, equation of motion of platform, since platform is moving along y direction, तो y is equal to क्या है, a sin 2 पाई एफ टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। फाइंड एफ मिनिमम सो दैट पर्सन experience weightlessness at least one position, है ना, and also identify that position। तो अभी पहले इस क्वेश्चन के लिए आपको अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या करना चाहिए, इसकी लैंग्वेज को 2 बार पढ़ो, ठीक है। अ मैन इज परफॉर्मिंग SHM along y डायरेक्शन, यानी ग्रेविटी क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। जब वो यहाँ पर होगा उसके बाद में ये प्लेटफॉर्म जो है खट 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 ऑसिलेशंस कर रहा है ना। आपको ये बोला है कि एफ की क्या मिनिमम वैल्यू होगी जिसके लिए वो कम से कम एक बार वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करे। अब वेटलेसनेस का मतलब क्या, नॉर्मल रिएक्शन 0, गुड। तो आपको इस वे में सॉल्व करना है। मैं आपको अगेन 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सॉल्व करिए। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो उसका अपीरेंट वेट जो है वो कब उसके एक्चुअल वेट के बराबर होगा, उसका अपीरेंट वेट कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। ओके, पहले ये सोचो। तो बेसिकली मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। तो यहाँ पर जो अपीरेंट वेट होगा या नॉर्मल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, एक्चुअल वेट के बराबर, है ना। जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर टॉप मोस्ट पोजीशन पर होगा, टॉप मोस्ट पोजीशन पर होगा तो उसका एक्सेलरेशन कहाँ पे डायरेक्टेड होगा, डाउनवर्ड, है ना। और प्लेटफॉर्म अगर विथ सम एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है तो उसका अपीरेंट वेट क्या हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। और जब वो लोएस्ट मिनिमम पोजीशन पर, लोएस्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तब भी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। यहाँ पर भी उसका एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम। जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो अपीरेंट वेट मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। अभी यहाँ पर एक्सेलरेशन कहाँ पर हेडेड है, ऊपर, ठीक है। और जब ये ऊपर हेडेड है तो इस केस में अपीरेंट वेट या नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन
या अपीरेंट वेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म पर। एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है? 0 है। कहाँ पर? मीन पोजीशन, क्योंकि x इक्वल टू 0 है, तो मीन पोजीशन बाय एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए क्या होगा? अपीरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर होगा। इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे टॉप मोस्ट पोजीशन पर एक्सेलरेशन कहाँ पर है? इधर है ना, तो इस पर क्या लगेगा? एक स्यूडो फोर्स, और स्यूडो फोर्स लगने के कारण क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन कम होगा। तो आपको क्वेश्चन में सॉल्व ये करना था कि एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ताकि वो पर्सन वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करे। वेटलेसनेस का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर इस पर्सन का वेट डाउनवर्ड लग रहा है, ये स्यूडो फोर्स कहाँ लग रहा है? अपवर्ड, है ना, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर। तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? वेट। ठीक है, करेक्ट। या फिर हम यहां पर क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? स्यूडो फोर्स किसके इक्विवेलेंट आ जाए? mg, है ना। तो स्यूडो फोर्स का मतलब क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म, है ना, इज इक्वल टू मास इनटू जी। इससे कैंसर। एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म किसके बराबर होगा? ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल टू जी। ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होगी? दिस इज ओमेगा, तो ये 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू जी। आपसे क्या पूछा गया था? एफ की वैल्यू। तो एफ की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? अंडर रूट ऑफ जी बाय 2 पाई अंडर रूट ए। और ये वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर वो मल्टीपल पोजीशंस पर क्या हो सकता है? उसका वेटलेसनेस हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? तो नॉट ओनली ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से ये भी समझ में आया है कि अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म ऐसे शिम कर रहा है तो किन किन पोजीशन पर अपीरेंट वेट क्या क्या होंगे। करेक्ट, यस। अब उसके बाद में आता है हमारे पास में एसएचएम में 2 पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली किसके लिए डिफाइंड होती है? काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होगी? वेलोसिटी के कारण, मोशन के कारण। और पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होगी? पोजीशन के कारण। तो ये दोनों एनर्जीज क्या होती है, इनके फॉर्मूले क्या है, इनके ग्राफ्स क्या है, इस पर एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है। और देखिए आप नीट में तो इससे बाहर जाएगा ही नहीं। अगर इस पर क्वेश्चन देने की इच्छा है ना तो बस इतने में खेलना है उनको, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। ओके, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण आ रही है? ड्यू टू मोशन, ड्यू टू वेलोसिटी। एंड पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आ रही है? ड्यू टू पोजीशन, बिकॉज वी हैव टू डू सम वर्क against the restoring force in moving the body from its mean position to its instantaneous position। समझा बेटा? अब देखिए x इज इक्वल टू क्या है दोस्तों? a साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है बोस? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, या फिर ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब आपके पास में निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो ये एकदम सिंपल चीज, इट इज़ व्हाट? हाफ mv स्क्वायर। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो आप टाइम वाला फॉर्मूला रख दोगे। क्या रखोगे? हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये टाइम डिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी हो गई। या पोजीशन डिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हाफ m व्हाट? ओमेगा स्क्वायर इन द ब्रैकेट एक्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
तो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी एंड हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब देखा जाए तो यहाँ पर इसका ग्राफ, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी एट t इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, दैट इज व्हाट, दिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। इसके बाद में ओमेगा टी की वैल्यू अगर मैंने पाई बाय 2 रखी, है ना, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0, और वो कितने टाइम पर आएगा, t/4, कैपिटल t/4 टाइम पर, ठीक है। फिर t/2 टाइम पर काइनेटिक एनर्जी फिर वापस से क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। फिर 3t/4 टाइम पर काइनेटिक एनर्जी 0, और t टाइम पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ लोग थोड़ा सा गलत बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ किसका है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का वो ऐसा समझ लेते हैं, और काफ़ी बुक्स में भी ये ग्राफ दिया हुआ, ये ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर t/4 पर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका सही ग्राफ जो है वो कैसा बनता है, वो देखिए, इसका सही ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। आप लोग कुछ बुक्स भी, कुछ ऑथर्स की बुक्स भी देखोगे ना, तो उसमें ये गलतियाँ करी हुई है। उसका कारण है मैथमेटिक्स वाला पार्ट, कि यहाँ पर ये नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, बट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस। दूसरी बात ये कि इस ग्राफ का अगर मैं कंपैरिजन करूँ x के साथ में, तो x के लिए फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 ओमेगा, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, ठीक। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर टोटल टी टाइम में 2 ऑसिलेशंस कंप्लीट हुए, ये एक ऑसिलेशन, ये दूसरा ऑसिलेशन, ठीक है। और वहाँ पर आपको पता था कि कैपिटल टी में डिस्प्लेसमेंट का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ था, करेक्ट। नेक्स्ट चीज, काइनेटिक एनर्जी का ये ग्राफ आ गया आपको समझ में। अब उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी का पोजीशन के साथ ग्राफ, तो अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का पोजीशन के साथ ग्राफ बनाता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर y एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी लिया, ये x इज इक्वल टू क्या है बेटा, -a, ये x इज इक्वल टू क्या है, +a। दिमाग में कुछ चीज़ें जो है एकदम क्विक होना चाहिए कि वेलोसिटी कहाँ पर मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पर। वेलोसिटी कहाँ पर मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, दैट इज व्हाट, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एट x इक्वल टू a, एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a रखेगा तो क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू -a और a पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 0। इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो क्या मिलेगा, इसका ग्राफ बनाऊंगा तो क्या मिलेगा। अब यहाँ पर ऐसा और ऐसा नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ग्राफ इज ए कर्व, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, नॉट प्रोपोर्शनल टू एक्स है, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ क्या होगा, पैराबोला। तो ये बना हमारा उल्टा कटोरा, ठीक है, आया समझ में। तो दिस इज द ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन, एंड ये है पैराबोला, ठीक है। तो दिस इज फॉर द काइनेटिक एनर्जी, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में आपको आता है पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली यहाँ पर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लेकिन इसको डिराइव करते हैं ना तो हमारे कॉन्फिडेंस अच्छे होते हैं, और डिराइव करने के बाद में वो चीज़ ज़्यादा दिन तक याद रहती है। तो इसलिए आपको फिजिक्स में अगर एक्सेल करना है तो आपका विजुअलाइजेशन बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे एक एक फार्मूले को डिराइव करोगे
तो एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। ठीक है, अब पहली बात है पोटेंशियल एनर्जी क्यों अराइज होती है एसएचएम में। फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टिकल एक्स एसएचएम कर रहा है इन बिटवीन x इक्वल टू माइनस ए टू x इक्वल टू प्लस ए, ओके, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली यहाँ पर हम किसी एक रेफरेंस फ्रेम की विथ रिस्पेक्ट टू लेते हैं, तो x इक्वल टू 0 पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी क्या ले ली, 0 ले ली। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या ली, 0 ले ली। अब इस पोजीशन से इस बॉडी को यहाँ तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा उस बॉडी में काय में रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा। वंस अगेन पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने ये सपोज करा कि एट x इक्वल टू 0 द पोटेंशियल एनर्जी इज 0, है ना, एंड वी हैव टू डू वर्क इन कैरिंग दिस बॉडी फ्रॉम दिस पोजीशन टू एनी पोजीशन अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स। आया समझ में? आपको पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगता है, इधर, एंड व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। तो बॉडी यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही नहीं आ जाएगी, आपको कुछ एक्सटर्नल एजेंट को वहाँ से यहाँ तक डिस्टर्ब करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। जैसे एक पेंडुलम है, उसकी मीन पोजीशन यहाँ पर है ना, वो ऑसिलेशन कब करता है, जब हम उसको क्या करते हैं, स्विंग करते हैं, और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट विच फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगा बॉडी पर कितना, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब सिंस फोर्स इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, पोजीशन, तो इसलिए वर्क डन हम लोग डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, छोटा सा वर्क निकालकर इज्जत से इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क डन मिलेगा। तो यहाँ पर स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल थ्रू dx। आया समझ में? ये x इक्वल टू x है, यहाँ से एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन। तो दैट वर्क डन क्या होगा दोस्तों, F एक्सटर्नल डॉट dx, एक्सटर्नल फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, एंगल 0 होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन लिमिट इज 0 टू x, तो दैट वर्क डन इज व्हाट, एम ओमेगा स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू x। सो दिस वर्क डन, by definition this work done is stored in the form of potential energy in that body, so it will be u, and that is equal to what, half m omega square x square। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। एक बार वापिस से डेफिनेशन रिपीट करता हूं, वर्क डन अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन टू एनी पोजीशन is known as potential energy. Work done against restoring force in displacing the body from mean position to any position is known as potential energy। ठीक है, अब इसके बाद में ग्राफ भी देख लीजिए, है ना। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने ग्राफ देखे थे काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ मैंने बताया था कि दिस ऑरेंज वाला करेक्ट है, यहाँ पर क्या है, पैराबोला। अब पोटेंशियल एनर्जी का जब हम ग्राफ देखते हैं बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी के यहाँ पर एक तो ये आ रहा है फार्मूला एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और एक और फार्मूला मुझे मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अगर मैं पहला ग्राफ बनाता हूँ पोजीशन वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का, ठीक है, तो मुझे इसको प्रीफर करना पड़ेगा, और इसमें t इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, t इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। इसमें t इक्वल टू t/4 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और
इस तरह से जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो t इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो पिछली बार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और वो कहाँ पर आ रहा है, t इक्वल टू t/4 पर, t इक्वल टू t/2 पर, t इक्वल टू 3t/4 पर और t इक्वल टू कैपिटल T पर। ठीक है, ग्राफ क्या है, साइन स्क्वायर का ग्राफ है, और साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा यहाँ पर, दिस इज द ग्राफ। आया समझ में, यहाँ पर ये ऐसा बनाइए, ऐसा करके मत बनाइए, करेक्ट। तो ये हुई पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये हुई पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पर हुई पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, इसी में काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ था वो कैसा था, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आपको मैंने इस तरह से बताया था। दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बन गया, है ना। अब उसके बाद में एक और ग्राफ बनाया था अपन ने पिछली बार, और वो कौन सा था, विथ पोजीशन ग्राफ। तो यहाँ पर ऑन वाई एक्सिस में ले रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस पर ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू a है, और ये x इक्वल टू माइनस है। विथ पोजीशन द रिलेशन इज दिस। अब यहाँ पर एट x इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी क्या है दोस्तों, 0 है। एट x इक्वल टू a और माइनस a, प्लस माइनस a पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ओके, तो ग्राफ, पहली बात है u वर्सेस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला, और ये सीधा कटोरा आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर u वर्सेस इसका ग्राफ सीधा कटोरा आ गया। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। और लास्ट टाइम काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ आया था हमारा, वो क्या था, उल्टा कटोरा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन। ठीक, इसे कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट, अभी आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इन सभी की अलग अलग पोजीशन पर क्या वैल्यू आती है, इसका मैं चार्ट बना रहा हूँ। वो चार्ट जो है वो क्या होगा, एकदम नॉर्मल बच्चों के लिए बहुत हेल्प करता है ना। तो देखिए, अगर मैं मीन पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी मैंने जब किसी को सबसे पहली बार देखा, पार्टिकल को पहली बार देखा, तो वो मीन पोजीशन पर। अब यहाँ पे दो वेराइटीज हो सकती है मीन पोजीशन पर। वो क्या हो सकती है कि ये इधर जा रहा है या अपोजिट जा रहा है। तो जब वो इधर जाएगा तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ SHM आएगा, x इजिकल टू a साइन ओमेगा t। इस पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, a ओमेगा। इस पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। ठीक है, लेकिन इसमें ही अगर वह पार्टिकल इधर जा रहा है ना, t इक्वल टू 0 पर वो पार्टिकल इधर जा रहा है। ठीक है, तो बाकी की सारी चीजें जो हैं वो क्या होगी, सेम होगी। सिर्फ x इजिकल टू माइनस a साइन ओमेगा t, ये इक्वेशन को डिनोट करें। x इजिकल टू क्या होगा, माइनस a साइन ओमेगा।
तो बेसिकली हमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लेना है वो क्वेश्चन आता है। तो इसमें यहाँ पर t इक्वल टू 0 रखने पर जो इनिशियल पोजीशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। t इक्वल टू 0 रखेंगे साइन 0 कितना होता है 0, तो x इक्वल टू 0 यानी पार्टिकल कहाँ पर है वहीं पर है x इक्वल टू 0 पर, बट सिंस इट इज हेडेड टुवर्ड्स द लेफ्ट तो उसके लिए माइनस a साइन ओमेगा t इसकी इक्वेशन। तो ये दो पर्टिकुलर पोजीशन के बाद में तीसरी पर्टिकुलर पोजीशन आती है, और तीसरी पर्टिकुलर पोजीशन में अगर मान लीजिएगा कि अपना पार्टिकल कहाँ पर है दोस्तों, t इक्वल टू 0 पर हमारा पार्टिकल कहाँ है, x इक्वल टू राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर है, a पर है ना। अब इस पोजीशन पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उसके साथ साथ में इक्वेशन, तो इक्वेशन होगी यहाँ पर x इक्वल टू a cos ओमेगा t। इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू a cos ओमेगा t। तो इस पोजीशन पर अगर पार्टिकल है ना, हेडिंग इधर होगा, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली क्या होगी इस पोजीशन पर 0। समझ में आ रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इस पोजीशन पर क्या होगा मैक्सिमम, दैट इज ओमेगा स्क्वायर a। इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0, इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट, क्योंकि इस पोजीशन पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, करेक्ट, ठीक। फिर उसके बाद में लास्ट कंसेप्ट इसमें, अगर आपको ये कहा गया है कि पार्टिकल इज एट राइट एक्सट्रीम पोजीशन, ये x इक्वल टू 0 है, यहाँ पर है पार्टिकल है ना, और इधर की तरफ हेडेड है, तो जस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा माइनस a cos ओमेगा टी। एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो cos ओमेगा टी, मीन पोजीशन पर है तो sin ओमेगा टी, ये राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो प्लस a cos ओमेगा टी, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो माइनस, क्योंकि आप t इक्वल टू 0 रखोगे तो cos 0 कितना होता है 1, x इक्वल टू क्या है माइनस है, ये सेटिस्फाइड हो गया। एंड एक्सट्रीम पोजीशन पर बाकी की चीज़ें सेम होगी, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी व्हाट हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो कुल मिलाकर यहां से आपको जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है कि पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। x क्या देता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और t क्या देता है जिस टाइम से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, समझ गए। और अगर पार्टिकल मान लीजिएगा कि नॉट एट x इक्वल टू 0 है, नॉट एट x इक्वल टू a और माइनस a है, तो उस समय जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन आप कहाँ से शुरू करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 या फिर a cos ओमेगा t प्लस 5, एनी कुछ हम नॉर्मली इस तरह से लेकर सॉल्व करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में क्या आता है कि ये t इक्वल टू 0 पार्टिकल यहाँ पर है, तो आपको ये जो चार कंडीशन है, अगर पर्टिकुलर मीन पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो वैसा लेकर शुरू करोगे तो क्वेश्चन क्या होगा इजीली सॉल्व होगा। और ये नहीं लिया है कि पार्टिकल कहाँ पर है, आर्बिटरी कहीं पे भी से अपना मोशन शुरू कर रहा है, तो आप इस इक्वेशन को लेकर सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन ईजीली सॉल्व होगा। ठीक है, ओके। का से रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को। थोड़ी देर पहले अपन ने पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम शुरू करा था। काइनेटिक एनर्जी बहुत ही बकवास चीज़ें है ना, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट हाफ एम वी स्क्वायर है ना, और हाफ एम वी स्क्वायर करना है तो क्या होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, एंड काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ग्राफ्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी को बताया था। पोटेंशियल एनर्जी में कहा था कि वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन टू इट्स इंस्टेंटेनियस पोजीशन अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स, और उसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, एंड
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टाइम पोजीशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों की फ्रीक्वेंसी उसकी डबल होती है, क्योंकि एक ऑसिलेशन में टाइम लगता है कैपिटल टी, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के एक ऑसिलेशन में टाइम कितना लगता है T/2। तो अगर वहाँ पे 10 ऑसिलेशन होते हैं तो यहाँ पे 20 ऑसिलेशन होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डबल। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं दोनों की वैल्यू रखता हूँ तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में क्या था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में क्या था, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। सो इट विल बी 1। सो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट इसीलिए भी आई है क्योंकि SHM हमारा कंडीशनल है। क्यों, क्योंकि अंडर नो डिसिपेटिव फोर्सेस। हम SHM किस कंडीशन में पढ़ रहे हैं, अंडर नो डिसिपेटिव फोर्सेस, इसीलिए टोटल एनर्जी तो कंजर्व रह नहीं है। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है। अब इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, वो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, बहुत ही हलकट। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का कितना परसेंटेज रहेगी, किस पोजीशन पर या किस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल रहेगी। आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस के जो फॉर्मेट है, जो नीट के और जेई के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना मेंस लेवल के, वो उसमें क्या होगा, जैसे क्वेश्चन अभी मैंने बना दिया, क्या बनाया बोलो, एट व्हाट पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरह से अगर दूं तो आपको पता है कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका दूसरा फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन क्या होगा, तो वो ये होगा कि एट व्हाट पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज 50% ऑफ टोटल एनर्जी। भैया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या है, इक्वल है, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी विल बी द 50% ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। या फिर और एक और क्वेश्चन बनाओ इसमें कि एट व्हाट पोजीशन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज 50% एंड टोटल एनर्जी इज 100%, सो फ्रैक्शनल पार्ट बिकम्स हाफ, है ना। और इसमें इसको और अलग अलग वेराइटी में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, है ना। अगर मैंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी इज 25%, तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आया समझ में। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बोलो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिशम हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस a बाई रूट। तो x इज इक्वल टू प्लस a बाय रूट 2 पर, प्लस माइनस a बाय रूट 2 पर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, करेक्ट। वो ये सीखना है कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, खट 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 खट, है ना बेटा, इसका मोशन इतना आराम से ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली जब ये मीन पोजीशन पर होता है ना तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। तो यहाँ से वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो क्या होगा, फास्ट मूव होगा, और जैसे जैसे वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है तो क्या होता है, स्लो हो जाता है। यानी कि इसका मोशन ऐसा नहीं होता दिखाए तो यूँ, अगर ये मीन पोजीशन लूँ, है ना, तो यहाँ पे फास्ट फिर स्लो, फिर ये स्लो फिर फास्ट, है ना, इस तरह से इसका मोशन होता है।
तो अभी मेरा यहाँ पर टारगेट ये है कि आपको ये चीज़ सिखा दूँ कि अगर ये बोला जाता है कि एक पार्टिकल एसएचएम में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक आने में कितना टाइम लेता है, और इसमें बहुत ही नॉर्मल घिसे पीटे क्वेश्चंस आए, ठीक है, आया समझ में? तो कुल मिलाकर एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो अभी मैं यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ, है ना, कैलकुलेट टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर, है ना। अगर मुझे यहाँ पर ये समझाना है तो मैं पहले एग्जांपल से समझा देता हूँ, 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा, बस आज इतना ही करेंगे मैं, ठीक है। अगर मान लीजिएगा हमारा पार्टिकल जो है एसएचएम कर रहा है ना, ये बंदा x = 0 है, ये x = a है और ये x = -a है। और मेरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट को x = a/2 से x = a तक आने में टाइम कितना लगा, है ना। आया समझ में? वेराइटी ऑफ मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन पहले समझ में आया? मैंने ये बोला x = a/2 यानी मिड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगा, समझ में आया? ठीक है। मैंने आपको इक्वेशन में ये बताया है कि पोजीशन का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, और टाइम आपका कभी भी शुरू हो सकता है। अब किसी बंदे ने इसको सॉल्व करने के लिए इसको नहीं पता और उसने शुरुआत कर दी कि यार मैं तो इक्वेशन से सॉल्व करूंगा, तो x = क्या लेगा वो, a sin ωt। अब x = a sin ωt का मतलब क्या है, t = 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पर है, और तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा। तो तेरा दिमाग क्या करेगा, यार x = रख दो a/2 रखा, तो ये a/2 = a sin ωt आया, a ने a को काटा, sin ωt = ½ इसका मतलब ωt = π/6। ओमेगा क्या होता है, 2π/t इंटू t = π/6, पाई से पाई निपट गया, तो t = क्या आया, t/12। इसका तात्पर्य यह है कि बॉडी को यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, t/12। तुमसे पूछा कुछ और है यहां से यहां तक, तो तुम बोल सकते हो ना सर t = 0 पर अगर यहां पर है तो t = t/4 पर यहां पर होगा, और t = t/4 पर यहां पर होगा, तो यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, t/4 माइनस t/12। एलसीएम लेना आना चाहिए, तो ये कितना आएगा, 3t - t। इज्जत से पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ, t/6 आया समझ। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है बेटा कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, t/6। यानी दोस्त यहाँ से यहाँ तक अगर आने में टाइम स्मॉल t लेता है, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम स्मॉल t लेता है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसका डबल टाइम लेता है। t/12 का डबल कितना होता है, t/6। तो ये तो दिमाग में है ना, ये क्वेश्चन तो जैसे ही दिखे तो एकदम लड्डू है, खा लो उसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम t/12, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम, अबे कहाँ से कहाँ तक, नहीं तो ये भूल जाओगे कि कहाँ से कहाँ तक। हाँ, x = 0 से x = a/2 तक आने में टाइम t/12, और यहाँ से यहाँ तक t/6। ओके। अब तुम बोल सकते थे सर अगर मान लो कि मेरी इच्छा हुई कि सर हम इसको यहाँ से लेते हैं, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक मोशन है बेटा। सिमेट्रिक मोशन है का तात्पर्य क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या होगा, सेम। और अगर मान लीजिएगा कि मैंने गलती से x = a cos ωt लेकर सॉल्व करा, इसका मतलब t = 0 पर मेरा बंदा कहाँ है, यहाँ पर, कहाँ पर, a पर, उसको a/2 तक आने में टाइम, तो x की जगह क्या रखूंगा, a/2,
x की जगह क्या रखूंगा, a/2 इक्वल टू a cos ओमेगा टी, ये a से a खींच खींच, यानी क्या आएगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना आएगा, π/3, ओमेगा इज 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू π/3, कट कट, तो t इज इक्वल टू कितना आया, t/6। ये क्या हो गया, अब अपने को 2 स्टेप्स में नहीं सॉल्व करना पड़ा, आया समझ में। मेरे को यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकालना था या यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकालना था, मैंने इस तरह की इक्वेशन ली, उसमें सॉल्व करा तो डायरेक्टली। इसका मतलब ये है कि x क्या देता है, पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन, और t जब हम शुरू करते हैं ना वहाँ से आता है। आया समझ में, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको लगेगा। अब इसके बाद में एक और मेथड से मैं इसको समझाता हूँ, और ये मेथड जो है जिन्होंने प्रैक्टिस करी उनको हायर क्वेश्चंस को, हायर लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इजी रहेगा। समझ में आया। तो नेक्स्ट मेथड है, इसके लिए सॉल्व करने की तीसरी मेथड है बाय सर्कुलर मोशन मेथड। सर्कुलर मोशन मेथड में हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, समझ गए। अब अगर पार्टिकल का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, वाई एक्सिस पर, और आपको कहाँ से कहाँ तक जाने में टाइम पीरियड निकालना है, x इज इक्वल टू a/2 से x इक्वल टू a तक। तो ये रहा x इज इक्वल टू a/2, ये है x इक्वल टू 0, ये है x इज इक्वल टू a। ओके, इसका मतलब आपके सर्कुलर मोशन में आपकी पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर, है ना। आपको ऑन वाई एक्सिस जो प्रोजेक्शन होता है पार्टिकल का, ऑन वाई एक्सिस जो प्रोजेक्शन होता है पार्टिकल का, उसमें कहाँ से कहाँ तक आना है, यहाँ से यहाँ तक। और इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन you are moving from which position, this position to this position, समझे। यानी कि इन सर्कुलर मोशन में आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, समझ गए। अब बेटा यहाँ पर ये वैल्यू है a/2, है ना, ये वैल्यू है a, तो ये एंगल कितना होगा, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी थीटा इक्वल टू कितना आएगा, π/3, मतलब ये एंगल कितना आया, π/3। आपको थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन। आपको कहाँ से, इस प्रोजेक्शन से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने का टाइम पीरियड निकालना था। थीटा की जगह रख देंगे π/3 इज इक्वल टू ओमेगा यानी 2π/t इंटू टी, यानी क्या आया, t इज इक्वल टू t/6, t इक्वल टू t/6। तो एक बार फिर आप इसे रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्विंग बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसमें मैं वाई एक्सिस के अलाउंग लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। आपका पार्टिकल की लोकेशन यहाँ पर है, यहाँ से जब वो यहाँ पर आता है तो प्रोजेक्शंस क्या चेंज होते हैं, a/2 से a तक। आया समझ में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में यहाँ से यहाँ तक स्विंग होने में जो टाइम लगेगा, SHM में वो एम्पलीट्यूड a/2 से a तक आने में टाइम लगेगा। तो ये फेजर वाली मेथड जो है ना सर्कुलर मोशन की, वो हेल्प करती है जो मैंने पिछली बार बताया था, ठीक है। यानी कि कोरिलेशन है SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उससे टाइम पीरियड निकलते हैं। अब इसमें आपको सॉल्व करने के लिए मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कॉपी कर लीजिए। एक पार्टिकल SHM कर रहा है, ओके, वह x इज इक्वल टू a/4 डिस्टेंस पर है। कहाँ पर है, x इज इक्वल टू a/4 पर है। आपको फाइंड करना है
minimum time in which it pass through x is equal to a by 4 twice। वो मिनिमम टाइम निकालना है जिसमें x इज इक्वल टू a बाई 2 से वो 2 बार पास होता है ना। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि ये पहली बार क्रॉस करा इधर, यहाँ से इधर जाकर फिर वापस से रिटर्न हुआ, ये वाला टाइम मिनिमम होगा। कि ऐसा भी हो सकता है इस क्वेश्चन में कि x इज इक्वल टू a बाई 4 पर वो यहाँ से गया है ना, x इज इक्वल टू a बाई 4 पर वो यहाँ से गया, यहाँ से इधर गया और फिर यहाँ तक आया। तो मिनिमम टाइम जिसमें वो x इज इक्वल टू a बाई 4 से 2 बार पास होता है, वो वाला टाइम यहाँ से यहाँ तक जाकर वापस आने का होगा, न कि ये वाला होगा, वो मैक्सिमम होगा। करेक्ट। तो इसके लिए आप कैसे सॉल्व करोगे इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करते हैं, लेक्चर नंबर 3 में। ओके बाय।